Greetings everyone, welcome to commerce classes, and today we'll be starting with first sub unit. So depreciation accounting में जो पहला सब यूनिट है इस चैप्टर का, जो थियोरी है depreciation की, ये आज हम स्टडी करेंगे. So we are to study four main things: depreciation meaning, that is इसकी meaning, definition, features, need and causes. ओके, नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन एसोसिएट होता है फिक्स्ड एसेट्स के साथ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो उनका नेचर क्या है. जैसे आप बिजनेस में बिल्डिंग खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेजेस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, तो उनका नेचर क्या होता है, किस तरह की होती हैं ये एसेट्स. सो फिक्स्ड एसेट्स जो हम खरीदते हैं दे आर परचेज्ड फॉर यूज़. सो प्लीज़ रिमेंबर, जो हम एसेट्स खरीदते हैं उनको हम यूज़ के लिए खरीदते हैं, इनको रीसेल नहीं करना है, इनको हमें यूज़ करना है. सो दे आर यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में आप उन्हें यूज़ कर सकते हो, फैक्ट्रीज़ में, ऑफिसेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है ना. आप अपने सेल्समैन को भी दे सकते हो कि आपने बाइक्स खरीद ली और आप अपने सेल्समैन को दे देते हो कि आपको इसे यूज़ करना है व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स. तो आप अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ में, ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें इनको यूज़ करते हो. बट इनके साथ क्या है, दे हैव अ लिमिटेड लाइफ. सो आज अगर आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स खरीद लिए तो इनकी लाइफ लिमिटेड है. मे बी इनकी लाइफ ऐसे 10 ईयर्स. ठीक है ना. आप 10 साल इसको चला सकते हो, बट 10 साल के बाद क्या होगा, ये व्हीकल या तो बिल्कुल यू कैन से स्क्रैप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं कर पाओगे, या इस पर रिपेयर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि इनको यूज़ करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगी. तो उस टाइम पर हमें इस एसेट्स को हटाकर, इनको डिस्पोज ऑफ करके हमें इनको रिप्लेस करना पड़ेगा नई एसेट के साथ. सो इनकी जो लाइफ है वो लिमिटेड है. इट कैन बी 10 ईयर्स, इट कैन बी 20 ईयर्स, बट इट इज़ लिमिटेड. सिर्फ एक एसेट ऐसी होती है हमारी जिसकी लाइफ लिमिटेड नहीं होती है. जितनी भी हम एसेट्स खरीदते हैं, चाहे एज अ बिजनेसमैन सोचो, चाहे एज अ पर्सन सोचो, एक एसेट है जिसकी लाइफ लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड लाइफ है. इट इज़ लैंड. सो जो एक लैंड एसेट है ना, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो कभी ख़त्म नहीं होगी. लैंड तो कभी ख़त्म नहीं होगा ना. हाँ, अगर आप इस पर जो बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग की लाइफ लिमिटेड है. ठीक है. सो एसेट्स यूटिलिटी ग्रेजुअली डिक्रीजेस. एसेट्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनकी जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी मतलब जिस पर्पस के लिए हमने इन्हें खरीदा है, इनकी जो यूज़फुलनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी. आइदर ड्यू टू फिजिकल डिटीरियोरेशन, मतलब फिजिकली भी ख़राब हो रही है, टाइम की वजह से भी ख़त्म हो रही है. सो देयर कैन बी मैनी एक्सटर्नल और इंटरनल रीजंस जिनकी वजह से हमारी एसेट की जो लाइफ है वो ख़त्म होने लगती है और एट द एंड वो स्क्रैप हो जाती है. सो अब आप कंसिडर करो बुक्स ऑफ बिजनेस. ठीक है. अब आपने एक मशीन खरीदी है अपनी फैक्ट्री में जिसकी लाइफ है से 10 ईयर्स. आपने मशीन खरीदी बाय पेइंग 1 लाख रुपीज़. इसकी लाइफ है 10 ईयर्स. अब जब आपने इसे खरीदा तो ये आपकी बुक्स में 1 लाख पे शो कर रही है. बुक्स का मतलब हो गया, आप अपनी एंट्री करोगे, बैलेंस शीट में मशीनरी दिखाओगे 1 लाख. अब ये हो गई फर्स्ट ईयर की बात. धीरे 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 टाइम बीतने लगा. अब 10 ईयर्स बीत गए. ठीक है. अब 10 ईयर्स के बाद जब आप ये मशीन देखते हो तो आप चेक करते हो कि अब ये तो मशीन बिल्कुल हमारी कबाड़ हो चुकी है, इस पर काम नहीं हो सकता. ठीक है. तो इसकी जो यूज़फुलनेस है, इसकी जो यूटिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है. लेकिन अगर हम इस पर कोई वर्किंग नहीं करते तो आप बुक्स में क्या देखोगे, बुक्स में आपकी मशीन वही 1 लाख पे है. तो क्या ये लॉजिकल है? आपने खरीदी थी 1 लाख की, तब तो ये न्यू थी ना, नई एसेट थी. अब तो ये कबाड़ हो चुकी है. तो ये आपने इसे अगर रिड्यूस नहीं किया, जैसे जैसे इसकी यूटिलिटी ख़त्म हुई है, इसकी वैल्यू भी बुक्स में ख़त्म होनी चाहिए, इजंट इट. तो इसी पर्पस के लिए होता है डेप्रिसिएशन, दैट यू आर टू डेप्रिशिएट द एसेट. क्योंकि इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो रही है तो इसकी बुक्स में वैल्यू भी ख़त्म हो. 10 साल बाद जब आप इस मशीन को देखोगे कि ये मेरी मशीन बिल्कुल यूज़लेस है, ठीक है, इसको मैं मार्केट में बेचने भी जाऊंगा तो शायद मुझे 5,000 मिल जाए, शायद कुछ भी ना मिले, और हो सकता है कि इसको डिसमेंटल करा के हटाने में ही मुझे ज़्यादा पैसा देना पड़ जाए. समझ रहे हो? सो आपकी एसेट ख़त्म है. तो बुक्स में इसकी जो वैल्यू है वो क्यों आ रही है, इसको भी तो धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए.
दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो मशीन हमने खरीदी है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, यू आर यूजिंग इट फॉर बिजनेस। बिजनेस का मतलब है आप अपने रेवेन्यू जनरेशन में, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेवेन्यू के जनरेट करने में इसको यूज़ कर रहे हो। तो जो हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जो हम रेवेन्यू इनकम अर्न कर रहे हैं, इस इनकम को अर्न करने में इसकी जो कॉस्ट है वो एक्सपायर हो रही है, ये कॉस्ट ख़त्म हो रही है। सो ये जो कॉस्ट हमारी यूज़ हो रही है इस रेवेन्यू के जनरेशन में, सो प्रॉपर मैचिंग प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी कॉस्ट हो वो रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच कर देनी चाहिए, सो दैट वी हैव ट्रू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हमारा प्रॉफिट भी तो सही आना चाहिए ना। अब मान लो आप इन ईयर्स में अपना रेवेन्यू दिखा रहे हो, आपके गुड्स की जो इन रेवेन्यू है, सेल हो रही है, सेल मान लो आपकी हो रही है 50,000 की, और उसमें से कॉस्ट जा रही है से 30,000 की, और से 20,000 की कॉस्ट जा रही है, आपके पास प्रॉफिट बच रहा है 30,000 का। ठीक है, 50 के आपने सेल कर रहे हो, 20 उनकी कॉस्ट है, मान लो आपने जो भी गुड्स खरीद रहे हो उनकी कॉस्ट 20 है, प्रॉफिट बच रहा है 30 का। अब आपका एज अ बिजनेसमैन ये प्रॉफिट आ रहा है, आप कहते हो मेरे पास तो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो मुझे तो ये प्रॉफिट मैं अब इसे यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको ड्रॉ करने लगते हो, आप इसे अपने घर में ले जाते हो, निकाल लेते हो, बिजनेस से भी प्रॉफिट है, आपको अपना लाइफ में भी तो खर्चे करने हैं, आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ करने लगते हो। तो अब क्या होगा, ये पैसा तो निकलता जा रहा है बिजनेस में, अब आपने कहीं कुछ जोड़ा नहीं है। अब 10 साल बाद जब आप इस मशीन को रिप्लेस करना चाहोगे तो उस टाइम पे आपको इसे हटा के करना पड़ेगा ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरी पूरी कॉस्ट ख़त्म हो गई। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। लेकिन ये लॉस इस ईयर का नहीं है, ये लॉस इन सारे ईयर्स का है। मतलब ये जो कॉस्ट ख़त्म हुई है, इट बिलोंग्स टू ऑल दीज ईयर्स व्हेन यू वर यूजिंग दिस एसेट। ठीक है, सो ड्यू टू दीज रीजंस जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो ये बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है ना फिक्स्ड एसेट्स के नेचर की, और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट बीच में कैसे आ गया, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो डेप्रिसिएशन क्या है, इट इज़ द एस्टिमेटेड डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन टर्म जो है ना ये हम यूज़ करते हैं टेंजिबल एसेट्स के लिए। टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, वी कैन टच देम, वी नो दैट वी आर यूजिंग। जैसे आपका प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, यू कैन सी देम। इसकी जगह कुछ एसेट्स होती हैं इंटेंजिबल्स, जैसे आपके गुडविल है बिजनेस की। ठीक है, इसी तरह से कुछ आपके इंटेंजिबल्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स खरीद लिए। अब कॉपीराइट आपको एक राइट दे रहा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक पेपर आपके हाथ में है जिस पे आपको लिखा हुआ है कि आपको कॉपीराइट मिला है, यू कैन यूज़ दिस मेथड, और जो भी आपने फॉर्मूला खरीदा। ठीक है, तो यू कैन नॉट सी दैट थिंग एक्चुअली, है ना। तो कॉपीराइट इंटेंजिबल है, पेटेंट्स इंटेंजिबल है। तो जो टर्म डेप्रिसिएशन है वो यूज़ होती है टेंजिबल एसेट्स के लिए। तो एज़ पर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डेप्रिसिएशन का, तो उसमें टर्म यूज़ हो रही है PPE, दैट इज़ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सो इसके लिए डेप्रिसिएशन यूज़ होता है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट दैट हैज़ एक्सपायर्ड। तो फिक्स्ड एसेट की जो कॉस्ट एक्सपायर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, चाहे वो यूज़ की वजह से हो, चाहे वो टाइम की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, ऑब्सोलिसेंस की वजह से हो, मतलब आपकी एसेट अब ऑब्सोलीट हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सो किसी भी वजह से हो सकता है। सो अगर आपकी एसेट की जितनी कॉस्ट एक्सपायर होती जा रही है उसका जो मेजर होता है ना, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये सब हम एस्टिमेट करते हैं कि एसेट की लाइफ इतनी है, ये एसेट हमें 10 साल यूज़ देगी। मान लो एसेट की कॉस्ट है 1 लाख। ठीक है, हमें पता है इसके बाद हमें इसका स्क्रैप में से 10,000 रुपीज़ मिलना है, तो कितनी कॉस्ट हमारी ख़त्म होगी। टोटल हमारी एसेट की जो डेप्रीशिएबल कॉस्ट है, जो डेप्रीशिएबल कॉस्ट है वो है 90,000, क्योंकि 1 लाख में से हमें 10,000 मिल जाएगा जब हम इसको एंड में सेल करेंगे, ये एस्टिमेट किया है। तो कॉस्ट जो ख़त्म होगी वो है 90,000। कितने टाइम में ख़त्म होगी, ओवर दी लाइफ ऑफ द एसेट। मान लो एसेट की लाइफ है 10 ईयर्स, हमें पता है ये 10 साल चलेगी, हमें अपना यूज़ पता है। ठीक है, हम देख रहे हैं सब बिजनेसेस में ये 10 साल ही चलती है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। सो कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 9,000 हमें हर साल, सिंपल टर्म्स में हमें 9,000 राइट ऑफ कर देना चाहिए। सो ये जो हमने एस्टिमेट किए, अब ये लाइफ एस्टिमेटेड है, ठीक है, स्क्रैप एस्टिमेटेड है, कॉस्ट ये जो एग्जैक्ट है।
So depreciation is the estimated decline in the value of the asset. So it is the part of the cost of asset that has expired. ये किसी भी वजह से हो, जैसे अगर आप कोई चीज़ खरीदते हो, आप नहीं भी यूज़ करते हो, तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो ख़त्म नहीं होगी या ख़राब नहीं होगी, वो ख़राब होगी, क्योंकि टाइम फैक्टर भी काम कर रहा है। टाइम के साथ साथ चीज़ें धीरे 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 दे ग्रेजुअली डिक्लाइन इन देयर यूटिलिटी। सो डेप्रिसिएशन रिफ्लेक्ट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द यूजफुलनेस ऑफ एन एसेट। सो रिमेंबर, ये यूजफुलनेस के लिए है। ये एसेट की आप मशीन देख रहे हो, आज जितनी मशीन है, तो ये नहीं है कि वो मशीन धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है तो आप उसका कम हिस्सा, उसके कम हिस्से दिखेंगे। मशीन तो पूरी की पूरी दिख रही है, बट यूटिलिटी ख़त्म हो रही है। सो इट इज़ अ ग्रेजुअल डिक्लाइन अनलेस इट इज़ फॉर द टेक्नोलॉजिकल रीज़न। अगर टेक्नोलॉजी बदल जाती है फिर तो एकदम से चेंज आ जाएगा ना, उसकी यूटिलिटी एकदम ख़त्म हो जाएगी, नई टेक्निक आ गई, नई मशीन आ गई, तो पुरानी मशीन ख़त्म है। सो उस टाइम पे ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं है, बट अदरवाइज डेप्रिसिएशन में ग्रेजुअल डिक्लाइन हो रहा होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन जो है इसका नेचर क्या है, इट इज़ परमानेंट। परमानेंट मतलब ये होना ही है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डेप्रिसिएशन को अवॉइड कर लो। एंड इट इज़ ऑफ कॉन्टिन्यूइंग नेचर। सो ये एसेट की वैल्यू में, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी में कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन होता है। जैसे आपने अगर एक बाइक खरीदी है, आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो ओवर द पीरियड आप खुद फील करोगे कि इसकी जो यूटिलिटी है वो ख़त्म हो रही है। जब नई थी तो ये बहुत अच्छी मुझे स्पीड देती थी, इसका जो पेट्रोल का खर्चा था, ठीक है ना, वो कम होता था। लेकिन अब बाय टाइम ये मुझे जो माइलेज है इसकी कम होती जा रही है, मुझे कम माइलेज दे रही है, मुझे रिपेयर्स ज़्यादा करानी पड़ रही हैं। सो डेप्रिसिएशन इज़ ऑफ परमानेंट एंड ऑफ कॉन्टीन्यूअस नेचर, ये कॉन्टीन्यूअसली होगा। इट्स अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट। वियरिंग आउट मतलब एसेट धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। यूटिलाइजेशन और डिक्लाइन इन द यूटिलिटी ऑफ एसेट ड्यू टू दीज रीजन्स। देन डेप्रिसिएशन चेंज इज़ नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो एस्टिमेट ही करेंगे ना। आपने एस्टिमेट किया कि एसेट की लाइफ शायद 10 साल चल जाएगी, बट रियलिटी में हो सकता है ये आपकी एसेट 10 की जगह 12 ईयर्स चल जाए, और ये भी हो सकता है कि वो 6 ईयर्स में ही कट शॉर्ट हो जाए। नई टेक्निक आ गई, इसकी लाइफ ख़त्म, ठीक है। सो इट्स नॉट एग्जैक्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अनदर थिंग इज़ कि डेप्रिसिएशन रिपेयर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि रिपेयर्स तो जो करवानी है वो करवाओगे। डेप्रिसिएशन रिपेयर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, रादर जो कॉस्ट हम ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं उसको ख़त्म कर रहा है ये। सो इट इज़ प्रोवाइडेड टू राइट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। आप कॉस्ट लेते हो, उसको उसकी लाइफ के ऊपर जो है स्प्रेड कर देते हो, ठीक है। उससे हमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिलता है, और इससे हम क्या कर लेते हैं, मैचिंग करते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस की, ताकि हमें प्रॉफिट और लॉस सही से पता चले। अनदर इज इट्स नॉट अ सोर्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ फंड्स। अगर आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हो तो इसका डायरेक्ट मतलब ये नहीं हो जाएगा कि 10 साल बाद मेरे पास 1 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, क्योंकि आपने फंड्स, आपने कैश थोड़े ना अलग की है। आप कैश थोड़े ना अलग डाल रहे हो एक अलग पॉकेट में कि मेरी एसेट अगर 10,000 की एसेट ख़त्म हो गई तो इतना पैसा अलग कर लूँ। तो डेप्रिसिएशन से हमें पैसा नहीं मिल पाता है। अगर हमें पैसा इकट्ठा करना है रिप्लेसमेंट के लिए, तो उसके लिए कुछ अलग मेथड्स होंगे। ये तो सिर्फ जो कॉस्ट ऑलरेडी हमने यूज़ कर ली, ख़त्म इनकर कर ली है, उसको राइट ऑफ करना है, ठीक है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड ऑन द tangible assets because they have a limited life. So as I explained, land is not a matter of depreciation but building is. Land की unlimited life है। अच्छा, depreciation does not represent physical decline. Obviously you know that। अब अगर हमारी एसेट की लाइफ 5 साल ख़त्म हो गई है, ये आपकी एक मशीन है, ठीक है, अब 5 साल इसकी लाइफ एक्सपायर हो गई आउट ऑफ टोटल 10 ईयर्स, तो ये थोड़ा ना है कि ये आधी मशीन ही ख़त्म हो जाएगी। मशीन तो पूरी दिख रही है, इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो रही है। सो इट्स अ मैटर ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ एंड नॉट ऑफ वैल्यूएशन। सो जब हम ये कहते हैं ना डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सो डेप्रिसिएशन इज़ नॉट वैल्यूएशन। आपकी एसेट अगर सपोज 1 लाख की है, आप 10,000 हर साल राइट ऑफ करते हो, ठीक है, तो 5 साल बाद आपकी एसेट की वैल्यू बचेगी 50,000। तो ये वैल्यू बुक्स में है, इसे बुक वैल्यू कहेंगे, इसे कहेंगे इतनी कॉस्ट बच गई, इसे वैल्यूएशन नहीं कहेंगे। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि अगर हम इसे मार्केट में बेचें तो हमें इतना पैसा मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा,
क्योंकि हम इसे बेचने के लिए लाए ही नहीं हैं, तो हम सिर्फ यूटिलिटी बता रहे हैं कि 5 साल ख़त्म हो गए, बाकी 5 साल अभी ये और चलेगी। बिकॉज हम एसेट्स को परचेज किस लिए करते हैं? टू यूज़ देम इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक व्हीकल्स, बिल्डिंग फॉर रेंट, for administrative purposes or for and not for the sale in the ordinary course of business। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन मार्केट वैल्यू बेस्ड नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि हम बिजनेस में एसेट को बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। सो अनदर पॉइंट रेलेवेंट टू डेप्रिसिएशन इज़ कि डेप्रिसिएशन इज़ एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन जो है ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो कॉस्ट एक्सपायर हो गई है। सो इट शुड बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। सो जब हम अकाउंट बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हैं, सो इसे P&L में डेबिट कर देते हैं टू फाइंड आउट द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। देन इट इज़ एन एक्सपेंस दैट डजंट इन्वॉल्व कैश। इसमें कैश नहीं इन्वॉल्व होगी। आपने एक एसेट खरीदी 1 लाख की, ठीक है, इन द ईयर 2005, तो आपने कैश यहाँ पे कर दी है, ठीक है, कैश यहाँ लग गई। लेकिन अब कमिंग ईयर्स में 2005 एंड में 2006, 7, 8 हर साल आप ये जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर कर चुके हो, इसी का एक पार्ट राइट ऑफ करने लगोगे, ठीक है। आप 10,000 मान लो, सिंपल टर्म्स में मैं मान रही हूँ, 10 ईयर्स लाइफ है, आप 10,000 राइट ऑफ करोगे तो इसकी बुक वैल्यू बचेगी 90,000। तो ये एक्सप्लेन कैसे होगा कि 1 ईयर हैज़ एक्सपायर्ड, 9 ईयर्स लाइफ इज़ लेफ्ट। फिर 10,000 और हटा दो इसमें से तो 80,000 लाइफ बचेगी। फिर 10,000 और हटा दो तो इसकी बुक वैल्यू 70,000 बचेगी, ठीक है। सो इसमें कैश, अब कैश इन्वॉल्व नहीं है। जब ये 10,000 कम कर रहे हो, इस टाइम पर कैश इज़ नॉट इन्वॉल्व। कैश की पेमेंट अलग किस्सा है, वो अलग चलेगा, और एसेट की जो वैल्यू है, जो बुक्स में रिकॉर्डिंग है, वो अलग चलती है। The term depreciation finally is not used for intangibles and wasting or fictitious assets। Obviously depreciation as per our accounting standards हम इसे यूज़ करते हैं tangible assets। tangible assets मतलब property, plant and equipments, ठीक है, और इसको हमें intangibles में या wasting और fictitious assets में, दूसरी assets के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उनके लिए अलग टर्म्स हैं। उनके लिए टर्म है हमारे पास डिप्लीशन, ठीक है, उनके लिए टर्म है हमारे पास अमोर्टाइजेशन। सो वो डिफरेंट टर्म्स हैं, वी विल स्टडी देम लेटर ऑन। ओके, नेक्स्ट है नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। सो 3 मेन पर्पसेज हैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के। टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट। सो ऑब्वियसली क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ख़त्म हो गई है, तो वो कॉस्ट को हमें एज एन एक्सपेंस, ठीक है, एज एन एक्सपेंस इसे हमें कैंसिल करना है इनकम में से। सो तभी हमारा प्रॉफिट और लॉस सही निकलेगा। सेकेंडली, टू शो एसेट्स एट देयर ट्रू वैल्यू। एसेट्स को उनकी सही वैल्यू पे दिखाना है। सो इट इज़ नेसेसरी कि एसेट्स में से उनकी जितनी कॉस्ट ख़त्म होती जा रही है वो कम होती जाए। सो वैल्यू इन द बुक्स शुड ऑल्सो रिड्यूस व्हेन द लाइफ ऑफ द एसेट इज़ रिड्यूसिंग। आपने एसेट खरीद ली, आई एम टेकिंग सेम एग्जाम्पल अगेन एंड अगेन ताकि आपके को क्लैरिटी रहे। एसेट खरीद ली 2001 में 1 लाख की, अब इसकी लाइफ धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। अब 10 ईयर्स के बाद 2010 में इसकी लाइफ ख़त्म है, अब ये यूज़ नहीं होने वाली, तो वी कैनॉट कॉन्टिन्यू टू शो इट एट 1 लाख। ये तो गलत हो जाएगा ना, कैसे दिखा सकते हो 1 लाख पे? अब इमिजिएटली इस डेट पे आके कह दोगे जी वैल्यू ख़त्म, तो ये सारा लॉस हो जाएगा। नहीं, ये यूज़ कोई इस ईयर में थोड़े ना हुई है, ये तो पूरे 10 ईयर्स में यूज़ हो रही है, तो इसको 10 ईयर्स में स्प्लिट करो ना। सो हम इसको 10 ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं और धीरे धीरे इसकी बुक वैल्यू भी ग्रेजुअली रिड्यूस होती जाती है। फाइनली, फॉर प्रॉपर मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। सो अगर हमें कॉस्ट, सारी कॉस्ट को रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच करना है, मैचिंग प्रिंसिपल जो ये कहता है कि कॉस्ट एक्सपायर्ड इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू मस्ट बी मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू पीरियड। तो ये भी तो कॉस्ट का पार्ट है, इसे भी तो करना है आपको रिड्यूस। मान लो आपका बिजनेस ही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, आपने एक कार खरीद ली, ठीक है, ये कार आपने खरीद ली, या आप बाइक खरीद लो, आप वैन खरीद लो, ठीक है, कार थोड़ा सा लग्जूरियस लगता है, तो आपने एक वैन खरीद ली है। इस वैन से आप गुड्स को सप्लाई करते हो। अब इस वैन में जो पेट्रोल डलवा रहे हो वो तो दिख रहा है कि ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, मुझे दिख रही है कि ये कॉस्ट मैं इनकर कर रहा हूँ। सो मैं जो भी इसमें मुझे इनकम मिल रही है गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, इसमें से मैं ये कॉस्ट माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालता हूँ। बट व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ दिस वैन? ये भी तो कॉस्ट इनकर करी है।
10 साल बाद 20 साल बाद जब ये वैन किसी काम की नहीं रहेगी तो जो इसकी कॉस्ट मैंने 2 लाख इनकर करी हुई है उसका क्या होगा? तो ये भी तो धीरे धीरे इसी वजह से ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ, इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो इस 2 लाख को भी इसकी लाइफ पर स्प्रेड करना है। मान लो लाइफ है 10 ईयर्स, तो ये भी कॉस्ट एक्सपायर हुई है। सो मैजिक प्रिंसिपल ये कहता है कि ये कॉस्ट भी हमारी इसमें से डिडक्ट होनी चाहिए। तो जब आप पेट्रोल का खर्चा माइनस कर रहे हो और जो भी आप इसमें टैक्सेस पे कर रहे हो सब माइनस कर रहे हो, तो ये भी कॉस्ट का पार्ट है, इसको भी मैच करना होगा। सो वी नीड टू प्रोवाइड एप्रिसिएशन टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, to show assets at their true value and for the proper matching. Apart from that हमारे कुछ और reasons भी हो सकते हैं, जैसे to follow tax laws। टैक्स के लॉ कहते हैं कि आपको एसेट की इस तरह से डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है। सो कुछ और रीजंस भी हैं, बट जो मेन रीजंस है दैट आई हैव लिस्टेड आउट। सो नेक्स्ट इज कॉजेज। अब डेप्रिसिएशन होता क्यों है, क्यों हमारी एसेट की वैल्यू धीरे 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 कम होती जाती है, एसेट ख़त्म क्यों हो रही है? सो एक है फिजिकल कॉजेज। फिजिकल मतलब जो डायरेक्ट हमारी एसेट की जो फिजिक है, जो एसेट जो हमें दिख रही है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जैसे वियर एंड टीयर हो गया, आप यूज़ करते हो तो उसके कुछ पार्ट्स घिसने लगते हैं, ठीक है ना, तो ये फिजिकल कॉजेज़ हैं। इसके बाद है पैसेज ऑफ टाइम। जो टाइम बीत रहा है उसकी वजह से भी आपकी एसेट्स ख़त्म होती जाती हैं। ये दो फिजिकल कॉजेज़ हैं, ये कॉजेज़ होते हैं दोनों डेप्रिसिएशन के, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन के कुछ फिजिकल कॉजेज़ हैं, ये हैं इंटरनल टू द एसेट, इंटरनल टू बिजनेस, इन्हें हम इंटरनल कॉजेज़ भी कहते हैं। ये इंटरनल है बिजनेस में। जब एसेट आपने खरीद ली तो बाय टाइम वो ख़राब होगी। अब एक बिल्डिंग मैं खरीद लेती हूँ, ठीक है, और आई डोंट लिव इन दैट, मैं उस घर में नहीं रह रही हूँ, लेकिन आफ्टर 10 ईयर्स 20 ईयर्स वो स्ट्रक्चर वीक होने लगेगा, उस पर जो टाइम का इफेक्ट है वो आने लगेगा, है ना। सो टाइम की वजह से ड्यू टू ए फ्लक्स ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टियर चीज़ें ख़त्म होती हैं। दूसरा जो कॉज होता है डेप्रिसिएशन का, ये डेप्रिसिएशन के कॉजेज़ है ना। दूसरा ये कॉज है एक्सटर्नल। इसमें क्या, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिजनेसमैन की वजह से नहीं हो रहा है, ये एक्सटर्नल रीजंस हैं। जैसे इनएडिक्वेसी, कई बार एसेट्स इनएडिक्वेट हो जाती है। जैसे आपने एक मशीन खरीदी, उसकी लाइफ आपको पता है 20 ईयर्स चलेगी, लेकिन आपको ये पता है कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ इस बिज़नेस में धीरे धीरे मैं 10 ईयर्स में इतना ग्रो कर जाऊँगा कि मेरी एसेट जो है, जो मैंने अभी जो मशीन्स खरीदी हैं, मुझे बड़ी मशीन्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो ये एसेट इनएडिक्वेट हो जाएगी। अब वो मेरी रिक्वायरमेंट से के लिए पूरी नहीं पड़ रही है, तो इनएडिक्वेसी इज़ वन ऑफ द रीजंस कि हमें एसेट को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे हटाना पड़ेगा बिजनेस से। अनदर रीज़न इज़ ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस होता है टेक्नोलॉजिकल रीज़न, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रीजंस क्या हैं कि जब हम अपने मशीन्स खरीद रहे हैं या हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो एक तरफ हमारे साइंटिस्ट नए नई टेक्निक्स भी ईजाद कर रहे हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं, नई मशीनें आ रही हैं। तो जब नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पुरानी टेक्नोलॉजी तो रिडंडेंट हो जाएगी ना, समझ रहे हो। आप एक मशीन खरीदते हो, उस मशीन में जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपको पड़ रही है 10 रुपीज़ पर यूनिट, आप इसे 15 में बेचते हो, आपके पास 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। अब एक नई मशीन आ गई, साइंटिस्ट ने एक और मशीन बना ली, उस मशीन में जो कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ पड़ रही है। उस मशीन को चलाने की कॉस्ट हो सकता है कि उसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी से चलती है या जो भी हम उसमें फ्यूल यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूल एफिशिएंट है या उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो कॉस्ट कम पड़ रही है। पुरानी मशीन थी 1 घंटे में 10 प्रोडक्ट बना के देती थी, नई मशीन उसी 1 आवर में आपको 20 प्रोडक्ट बना के दे रही है। उससे क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी ना, क्योंकि 1 घंटे में जितनी आप बिजली का बिल भर रहे हो, जो आप पे कर रहे हो सुपरवाइज़र को, जो आप पे कर रहे हो वर्कर को, वो तो वही रहने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें तो वही रहने वाली हैं, पर जहाँ आप पहले 10 यूनिट्स बना रहे थे, नई मशीन आपको 20 यूनिट्स बना के देगी, तो ये सारी कॉस्ट तो स्प्रेड हो गई ना 20 यूनिट्स पे। सो ऑब्सोलिसेंस जो है, जो नई टेक्नोलॉजी आ जाती है उसकी वजह से भी हमें एसेट्स को हटाना पड़ता है। सो दीज आर 2 एक्सटर्नल रीजंस। इसके अलावा क्या है, एक टाइम फैक्टर होता है। अब ये जो कॉज है ये एप्लीकेबल होता है हमारे इंटेंजिबल्स के लिए। जैसे जो इंटेंजिबल्स हैं, आपने गुडविल खरीदी है किसी की, आपने कॉपीराइट्स खरीदे हैं, पेटेंट्स खरीदे हैं, तो जो हमारे इंटेंजिबल्स हैं
उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लिमिटेड होता है। आप कॉपीराइट खरीद लेते हो एक पर्टिकुलर बुक को पब्लिश करने का, वो राइट आपको कहता है कि आप 10 ईयर्स तक इस बुक को पब्लिश कर सकते हो, 10 ईयर्स बाद ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, तो लाइफ लिमिटेड हो गई ना। इसमें कुछ और होना ही नहीं है, 10 साल के बाद आपको वो कॉन्ट्रैक्ट या तो ख़त्म हो जाएगा या रिन्यू करो, है ना, तो दोबारा से कॉस्ट इनकर करो, तो लाइफ लिमिटेड हो गई। सिमिलरली आप गुडविल खरीद लेते हो। अब गुडविल क्या है, दूसरे ने मेहनत की हुई है, आप उसके बिजनेस की गुडविल खरीदते हो, आपको उसकी मेहनत का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ये गुडविल आपकी परमानेंट नहीं चलने वाली, क्योंकि आपने अब बिज़नेस शुरू किया है, तो धीरे धीरे आप अपनी पहचान बनाने लगोगे, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन जनरेट होगी, और उस पर्सन की जो जिसकी गुडविल आपने पहले खरीदी है वो ख़त्म होने लगेगी। सो गुडविल एज एन इंटेंजिबल हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। यू नीड टू राइट ऑफ दीज, ठीक है। लेकिन इनके लिए जो टर्म है वो यूज़ होती है आपको, we do not depreciate our goodwill, patents, copyrights etc. इनके लिए हमारा टर्म यूज़ होता है amortization, ठीक है, टर्म अलग हो जाती है। तीसरी जो इसमें एक और रीज़न है डिप्लीशन का, जो है डिप्लीशन जो टर्म है ना, ये यूज़ होती है मिनरल्स और माइंस वगैरह के लिए, ठीक है। जब आप कोई माइन खरीदते हो तो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं आप उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो उसमें जो टर्म यूज़ होगी, तो एक्सट्रैक्शन और फिजिकल रिमूवल ऑफ जी एसिड्स है, वो भी एक कॉज है ओवरऑल डिप्लीशन का, ठीक है। हमने कोल माइन खरीदी, इसमें मान लो आपके पास 1 लाख किलोग्राम का कोल इसमें एस्टिमेटेड है। अब आप इसको माइन क्यों खरीद रहे हो, आप इसे एक्सट्रैक्ट करोगे और इसे सेल करोगे, तो जैसे जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे फिजिकली आपकी एसिड ख़त्म होने लगेगी, समझ रहे हो। ये डिफरेंस है मशीन की वैल्यू में कमी होने का और एक आपके जो माइंस हैं इनकी वैल्यू में कमी होने का। मशीन में फिजिकली कोई कमी नहीं हो रही है, मशीन पूरी दिख रही है, यूटिलिटी ख़त्म हो रही है, लेकिन माइंस में क्या है, ड्यू टू एक्सट्रैक्शन आपकी एसिड्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, आप उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसी के साथ हमने डिप्लीशन और अमॉर्टाइजेशन के भी कॉजेज़ पढ़ लिए। ये इंटरनल है, एक्सटर्नल है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो दैट इज़ the basics of depreciation. I hope all these are things are clear. So next time हम इसके आगे अब accounting पढ़ेंगे, depreciation accounting. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.